हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में अब बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से दिया गया है एनसीईआरटी में। और आज उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्लास 11th केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो आप लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़िएगा, ये टोटल 3 पार्ट में पढ़ना रहता है। मतलब क्लास 11th और 12th का केमिस्ट्री। अभी तक आप लोग क्या था कि 9th और 10th में एक साइंस की जो एक पतली वाली बुक आती थी, उसी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का चैप्टर दिया रहता था। लेकिन क्लास 11th में आने के बाद आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर कौन चैप्टर फिजिकल में आ रहा है, कौन चैप्टर इनऑर्गेनिक में आ रहा है और कौन चैप्टर ऑर्गेनिक में आ रहा है। जिससे कि आपको कम से कम ये आसानी हो कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री का कौन सा ब्रांच है और हमको कितना काम आएगा आगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि अभी जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेगा, हम आपको हर एक चैप्टर वाइज बताते जाएंगे कि ये आपको किस केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी से दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अभी से जितना आप केमिस्ट्री पर ध्यान देते जाते हैं, मतलब जितना आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाते हैं, कंपटीशन उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे आप 11th का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप 12th का बोर्ड लिखिए या कोई भी जेई या नीट का एग्ज़ाम दीजिए, कहीं से भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। और मेरा जितना भी वीडियो रहेगा हर एक एनसीईआरटी पर बेस्ड ही रहेगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं या एनसीईआरटी पढ़े हुए भी हैं तब भी मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपको दोनों ही केस में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो कभी भी एक चीज़ को करने के बाद दूसरा मिस नहीं कीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं तब पर भी वीडियो ज़रूरी है, और अगर नहीं भी पढ़े हुए हैं तो वीडियो को देख करके एनसीईआरटी पढ़िए। 100% क्रिस्टल कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ होता है, जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज होता है कि बहुत को नहीं समझ में आता है, तो वो आपको क्लियर होगा। अब चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, उसी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मोल के बारे में। सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज़ होता है कि आखिर ये मोल क्या चीज़ होता है। उससे भी पहले थोड़ा सा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी में चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। तो एनसीईआरटी में मैटर से चैप्टर को स्टार्ट किया गया है कि मैटर क्या चीज़ होता है, क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में दिया गया है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे, वो भी चीज़ बताएंगे। लेकिन अगर अभी 11th में आकर के फिर वही घिसा पीटा 9th वाला चीज़ पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या चीज़ होता है, लिक्विड क्या चीज़ होता है, मैटर क्या चीज़ होता है, डेंसिटी क्या चीज़ होता है, तो इसमें लगेगा क्या कुछ हम नया नहीं सीख रहे हैं। इसीलिए आज जो हम आप लोगों के लिए इंट्रो लाए हुए हैं, वो एक ऐसा टॉपिक लाए हुए हैं कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो समझिए कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको आगे किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं। कहीं पर भी अगर किसी को फंसाया जाता है तो वो मोल में ही फंसाया जाता है कि आखिर मोल क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले समझिए अब कि मोल क्या चीज़ होता है, और ये आपको एक टॉपिक के रूप में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में दिखेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मोल क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों मोल के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मोल कुछ भी नहीं, एक नंबर होता है। जैसे कि आप लोग कोई भी नंबर के बारे में बात करते हैं तो मोल भी एक तरह का नंबर ही होता है। अब वो नंबर कितने के बराबर होता है, तो मोल इज ए नंबर। सिंपल सा बात याद रखिएगा कि मोल क्या चीज़ होता है, मोल इज ए नंबर। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोल क्या चीज़ होता है, मोल इज ए नंबर। वो नंबर कितने के बराबर होता है। आखिर तो हम कह दिए कि मोल इज ए नंबर। जैसे कि अगर कहीं पर हम 1 बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ एक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मोल नंबर है तो वो किसके बराबर है, कितने नंबर के बराबर है, तो वो जो नंबर बराबर होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कि 10 का पावर 23, मतलब 10 पर 23 जीरो देने के बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है उसी को हम एक मोल कहते हैं।
दिखाते हैं। मतलब कि अब तो आपको ये कुछ क्लियर लग रहा होगा कि आखिर तब तो मोल कुछ भी नहीं है, मोल एक प्रकार का नंबर है। मतलब अगर मेरे आपके पास इतना ज़्यादा बुक रहेगा, जैसे कि अगर आप बुक के शौकीन हैं और आपको इतना ज़्यादा बुक रहा, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 बुक अगर आपके पास रहा, तो आप इतना नहीं बोल करके, मतलब इतना एक बड़ा नंबर नहीं बोल करके सिंपल सा कह सकते हैं कि मेरे पास 1 मोल बुक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मान करके चलिए कार के शौकीन हैं और आपके पास इतना नंबर ऑफ कार रहा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार रहा, तो आप इतना एक साथ नहीं बोलिए कि 6.022 इंटू 10⁻23, ये एक साथ नहीं बोल करके हम डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरे पास 1 मोल कार है। तो ये समझ चुके होंगे कि आखिर मोल क्या चीज़ होता है। तो मोल एक नंबर होता है जो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर इतना ज़्यादा आपके पास नंबर में रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास वो 1 मोल के बराबर है। लेकिन होता क्या चीज़ है कि कोई भी चीज़ इतना तो रह नहीं सकता है, क्योंकि ये नंबर तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि उसको मिलियंस, सैकड़ा, थाउजेंड में एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए हम केमिस्ट्री में नंबर को बताने के लिए कि आखिर कोई भी सब्सटेंस का कितना मोल किसी चीज़ में प्रेजेंट है, तो क्योंकि एटम एलिमेंट में जो होता है, एटम का, मॉलिक्यूल का नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए उसको बताने के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में। अब समझते हैं, कहीं पर एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि आखिर और मोल के बारे में कि क्या चीज़ होता है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम। इसका कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो अभी हम क्या बताएं कि कहीं पर देखिए मोल, तो अब दिमाग में सिर्फ एक ही बात आना चाहिए कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर के बारे में बात हो रहा है। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो बराबर होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम के बराबर होगा। मतलब कहीं पर भी इतना ज़्यादा ऑक्सीजन एटम अगर एक साथ दिख गया तो हम कहेंगे क्या कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे आपके पास ना 6.022 इंटू, अब कहीं कहीं पर हम 022 बोल रहे हैं, 023 बोल रहे हैं, तो दोस्तों दोनों ही अप्रोक्सीमेट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों सही है। 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल, मतलब आपका नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, देखे होंगे क्लास 9th में कि नाइट्रोजन क्या चीज़ करता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। तो अगर कहीं पर भी इतना नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, तो हम कहेंगे क्या कि 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अब बात करते हैं कहीं पर भी वाटर का जो बात करते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि हम इतना वाटर उठाते हैं तो उसमें वाटर का सिर्फ H2O मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहता है। मतलब अगर 1 ग्राम 2 ग्राम हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो उसमें वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। तो अगर बहुत सारा में बोलेंगे कि इतना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अगर मान करके चलिए कि वाटर का मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल आपको 6.022 इंटू 10⁻23 प्रेजेंट रहा कहीं पर भी, तो हम कहेंगे क्या कि 1 मोल H2O प्रेजेंट है। मतलब कहीं पर भी किसी जगह अगर 1 मोल H2O है, तो हम कहेंगे क्या कि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। मतलब कि सब जगह मोल जो है वो एक नंबर को ही डिनोट कर रहा है। ऐसा कहीं पर नहीं है कि मोल कहीं किसी भी एग्जाम्पल में किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। भले ही इसका जो बताने का तरीका होता है वो कभी कभी एटम के बारे में बात करता है, कभी कभी मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है, कभी कभी कुछ और चीज़ के बारे में बात करता है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कि आप लोग डजन का प्रयोग करते हैं। डजन मतलब समझते हैं कि 12 होता है। तो आप लोग जब बनाना खरीदने जाते होंगे तो कहते होंगे 1 डजन दीजिए, तो आप लोग को वो 12 केला देता है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि डजन सिर्फ जो बना है वो बनाना के लिए ही बना है। मतलब अगर आपके पास 12 बुक है तो हम कहेंगे क्या कि 1 डजन बुक है। अगर आपके पास 12 पेन है तो कहेंगे क्या कि 1 डजन पेन है। अगर आपके पास 12 चीज़ का कुछ भी कॉम्बिनेशन है, 12 कार है,
तो कहेंगे कि आपके पास एक डजन कार है। उसी तरीके से अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 में कुछ भी है तो हम कहेंगे कि 1 मोल है। अब दोस्तों ये चीज़ समझ गए, आशा करते हैं कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि आखिर मोल क्या चीज़ होता है। अब समझते हैं कि आखिर ये मोल का जो ये नंबर आया, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि ये नंबर मोल है, ये नंबर मोल है, ये नंबर आया कहाँ से? क्या देखा गया होगा कि ये नंबर को एक मोल बता दिया गया? साइंटिस्ट के मन में क्या आया होगा? और दोस्तों साइंटिस्ट के बातों से एक बात ध्यान में आया कि कहीं पर भी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करते हैं, मोल के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। जैसे कि कुछ भी होता है ना कि साइंटिस्ट के नाम पर उसका कुछ एक नंबर नाम रख दिया जाता है। तो मोल के बारे में इतना याद रखिएगा, 6.023 इंटू 10⁻23, और इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे कि ये नंबर आखिर आया कहाँ से, क्या हुआ था, कहाँ से आया, सोचने क्या देखा गया कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो था वो 1 मोल के बराबर था। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि देखा गया क्या कि 12 ग्राम कार्बन में 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम्स रहता है उसी को ना हम 1 मोल कहते हैं। मतलब कि 6.023 इंटू 10⁻23 जो नंबर है ये उसके बराबर होता है जितना नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो 12 ग्राम कार्बन में प्रेजेंट रहता है। मतलब कि अगर आप 12 ग्राम कार्बन ले लेते हैं, 12 ग्राम कार्बन ले लेते हैं, तो आपको उसमें जो कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स दिखेगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 दिखेगा। अब चलिए इसको हम आगे प्रूफ करके दिखाते हैं कि आखिर ये बात कितना हद तक सही है। क्या कहीं पर भी अगर कार्बन के हम 12 ग्राम को लेते हैं तो क्या हमें इतना नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है? तो अब दोस्तों अगला जो हेडिंग बनाते हैं वो हेडिंग बनाते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। पिछले वाला जो हम मोल के बारे में बात कर रहे थे वो अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। बस एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बताते बताते हम आपको साथ में ये भी बता देंगे कि देखिए ये बात यहाँ तक, ये चीज़ यहाँ सही है कि 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻³ कार्बन का एटम्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ होता है। तो एटॉमिक मास नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम। मतलब कि अगर पूछेंगे कि आपका मास तो आपका वेट, एटम का मास तो एटम का वेट, मॉलिक्यूलर का मास तो मॉलिक्यूल का वेट। तो एटॉमिक मास पूछा जा रहा है तो निकालना है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर एक दफ़ा अभी साइड में थोड़ा सा अगर रखते हैं 1-2 मिनट के लिए, पहले एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। तो आखिर एटॉमिक मास हुआ क्या? तो एटॉमिक मास मतलब सिंपल सा बात तो ये कह देंगे कि एटम का मास जो हुआ वही एटॉमिक मास हुआ। और अगर हम मॉलिक्यूलर के बारे में बात करते हैं तो अगर हमको एटम का मास पता चल जाएगा तो उसी को, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम ही मॉलिक्यूल कहलाता है, तो अगर एटम का मास हमको पता चल जाएगा तो हम एटम के मास को ऐड कर देंगे और मॉलिक्यूलर का मास हमको चले आएगा। तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि आखिर हम एटम का मास कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। सबसे बड़ा जो एक होता है कि आखिर एटम का मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि एटम जो होता है एक तो साइज में बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको एक मतलब एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इतना छोटा होता है। आपको उसका मास कैलकुलेट करना है। मान करके चलिए कि आपको एक हेयर दे दिया जाए आपका और बोलेंगे इसका मास कैलकुलेट करके बताओ, इसका वेट बताओ, तो आपको लगेगा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको उसके लिए एक छोटी से छोटी यूनिट चाहिए उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप केजी, ग्राम, मिलीग्राम इससे ना वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ग्राम जो होगा वो अगर
सिर्फ आपके एक हेयर का वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ग्राम बहुत ही बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो अगर हमको एटम का वेट कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो हमको एक छोटी यूनिट की ज़रूरत है जो इतना छोटा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए जो एकदम छोटे से छोटे छोटे मास को भी उसका वेट बता दे। जैसे कि अगर आपका अभी जो आप लोग का मास है बताते हैं कि 50 केजी 60 केजी है, तो ये क्या बताते हैं कि केजी के रिस्पेक्ट में हम 60 गुने हैं, केजी के रिस्पेक्ट में मेरा वेट 70 गुना है, मतलब हम एक रेफरेंस वेट बताते हैं। तो इसी को एटम के वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रेफरेंस वेट ले लेते हैं। अब रेफरेंस किसको मानते हैं, क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कि आखिर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है एटम के वेट को। तो एटम के वेट को जो कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले हमें क्या बताया कि एक हमको छोटा छोटा यूनिट चाहिए जो एटम के वेट के एटम का वेट कैलकुलेट कर दे, मतलब एक छोटा से छोटा यूनिट चाहिए। तो वही छोटा से छोटा यूनिट जो होता है उसी को हम एएमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब कहीं पर भी जिंदगी में केमिस्ट्री में एएमयू देखिए तो समझ जाइएगा कि एक एटम के वेट के बारे में बात करें। एक एटम, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एटम, मल्टीपल एटम, नहीं, सिर्फ एक एटम। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 एएमयू तो मतलब समझिएगा कि हाइड्रोजन की एक एटम का वेट कह रहा है। अगर ग्राम कहेगा तो दूसरा बात हो जाता है, अगर एएमयू लगाएगा यूनिट में तो समझिएगा क्या कि कार्बन हाइड्रोजन के एक एटम का वेट बोला जा रहा है। अब समझिए कि आखिर ये एएमयू किस वाला का नाम है, क्या होता है एएमयू। तो एएमयू को समझने से पहले इसके डिफिनीशन पर अगर ले चलते हैं तो इसका डिफिनीशन जो होता है कि वेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इट टेल्स दैट कि वेट ऑफ वन एटम, इसको समझिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले एटॉमिक मास क्या चीज़ होता है। तो वेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इट टेल्स दैट कि वेट ऑफ वन एटम इज हाउ मच टाइम्स हायर देन, वेट ऑफ वन एटम इज हाउ मच टाइम्स हायर देन, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 कार्बन एटम। तो अगर आप इस डिफिनीशन को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इतना भी लिख सकते हैं कि एएमयू जो बराबर होता है, मतलब 1 एएमयू जो बराबर होता है, जो हम कार्बन मतलब एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हम जो अभी एक यूनिट तैयार किए एएमयू, वो बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ C12 कार्बन एटम। इतना भी अगर याद रखते हैं तो काम चलेगा आप लोग का। अब सबसे पहले एएमयू को बताने से पहले, आखिर एएमयू का डायरेक्ट वैल्यू लिखने से पहले हम चलिए इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि 1 एएमयू जो बराबर होता है वो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम के बराबर होता है। तो इसको देख लेते हैं कि आखिर क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम कितना होता है। तो यहाँ पर आप नीचे में देख रहे होंगे कि कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहता है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 6 होता है, और कार्बन के एटॉमिक मास जो हुआ वो 12 हुआ, तो उसी में 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहता है। मतलब अगर हम कार्बन एटम के 6 प्रोटॉन का मास बता दें, कार्बन एटम के 6 न्यूट्रॉन का मास बता दें, दोनों को ऐड कर दें तो वही बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो कार्बन के 1 एटम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो इसको यहाँ पर नीचे में देख रहे होंगे कि इसको हम कैलकुलेट किए हुए हैं कि आखिर मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम कितना होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। क्योंकि हमें इसका ज़रूरी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हमें 1 एएमयू बताने के लिए हमको पता रहना चाहिए कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम कितना होता है। तो मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम जो बराबर होता है वो 6 इंटू 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब दोस्तों मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग सेम ही होता है,
मतलब अगर आप प्रोटॉन के मास के बारे में बात करें या न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात करें तो वो दोनों ही बराबर होता है। आप उसको यहाँ पर बराबर लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग करने से अच्छा है एक ही साथ करेंगे तो शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हमें 6 प्रोटॉन चाहिए, 6 प्रोटॉन था, 6 न्यूट्रॉन था। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 6 + 6 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि मास ऑफ C1C12 कार्बन एटम जो होता है 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, नीचे में आप लोग देख रहे होंगे। और ये जो बराबर होगा ये 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इसीलिए किए क्योंकि ये जो नंबर था 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर था, इसीलिए हम क्या किए कि दोनों को एक साथ कर दिए। अब 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हमें मास ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए तो इससे एक बात तो पता चल जाएगा कि आखिर ना मास ऑफ प्रोटॉन पता चल जाने के बाद हमें एक बात पता चल जाएगा कि कार्बन के एक एटम का वेट कितना होता है। अगर हमें कार्बन के एक एटम का वेट पता चल जाए, उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक AMU पता चल जाएगा। तो चलिए कार्बन के मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻24 के बराबर होता है, 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। अब यहाँ पर 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन अभी हमको पता चल गया कि 1.66 इंटू 10⁻24 के बराबर होता है। अब हमें 1 AMU भी पता चल जाएगा। 1 AMU जो होता था डिफिनीशन में 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 कार्बन एटम। अब हमें मास ऑफ 1C12 कार्बन एटम पता है कि 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 के बराबर होता है। अब इसी को हम अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो मतलब एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 AMU जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो आपको कहीं पर भी अब AMU दिखेगा तो एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर एक एटम के वेट के बारे में बात कर रहा है, और कहीं पर भी अगर दूसरा कुछ यूनिट देखता है तो वो किसी दूसरे चीज़ के बारे में बात करता है। अब आगे के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर ये ग्राम क्या चीज़ होता है, कहीं पर भी अगर G लिखा रहता है तो वो क्या चीज़ होता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जितना भी चीज़ आज बताए होंगे सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सभी का रिप्लाई देते हैं। और आप अगर अच्छे से समझिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन आपको ही करना है। इसीलिए अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार देखा कीजिए, थोड़ा स्लो में करके देखिए लेकिन समझिए उसको। और जब तक समझिएगा नहीं क्वेश्चन बनेगा नहीं, और अगर क्वेश्चन बनेगा नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो सब कुछ जो है एक सीरियली है कि आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन बनेगा तभी सिलेक्शन होगा। अगर कुछ भी एक चैन खराब हुआ तो बाकी सभी कुछ को ले डूबेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज जितना भी चीज़ बताए वो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत रहता है तो फिर से बता रहे हैं, आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।